साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है 360 डिग्री करंट अफेयर्स। यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टिक मार्क वाला काम नहीं रहेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, नीचे आंसर दिया जाएगा और उसके जस्ट नीचे ही आपको उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, जिससे रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, जो भी अब एग्जाम हो रहे हैं, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में देखने को मिल रही है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है। देखिए अब आपसे कुछ ऐसे ही दिवस पूछे जाएंगे परीक्षा में। अब वो जमाने गए जब आपसे विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाता था, ठीक है, पृथ्वी दिवस पूछ लिया जाता था। अब ऐसे सरल प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब कुछ नए टाइप के जो दिवस वगैरह हैं वही आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी देखा गया एनटीपीसी में ऐसे ही दिवसों को आपसे पूछा गया था। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 15 अप्रैल, ऑप्शन सी है 16 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 11 अप्रैल। तो कब मनाया गया है वर्ल्ड वॉइस डे या फिर कह सकते हैं विश्व आवाज़ दिवस। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है। अब इस वर्ष की थीम क्या है और ये कहाँ से मनाना प्रारंभ हुआ उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। सभी लोगों के जीवन में आवाज़ की महत्वता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। अब देखिए विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1999 में ब्राज़ील में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ब्राज़ील में अगर इसकी शुरुआत हुई थी, ब्राज़ील की राजधानी आपको याद होनी चाहिए तुरंत। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। और वर्ष 2021 की थीम क्या है वर्ल्ड वॉइस डे की, तो वन वर्ल्ड मैनी वॉइस जो है वो इस वर्ष की थीम है। तो थीम भी आपको याद रखना है, कब शुरुआत हुई ये भी आपको याद रखना है और कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों में से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए शिक्षा नीति से संबंधित यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना जारी की है। इस योजना का नाम क्या है, तो किस नाम से यहाँ पर एक योजना जारी की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी है सार्थक, ऑप्शन सी है स्मरण या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्थ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर और आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से और आपके क्लियर हो जाएंगे इसी प्रश्न के साथ में। तो देखिए सही आंसर बी, यानी कि सार्थक नाम से एक योजना चालू की गई है। आइए आपको जानकारी देते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ये प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो गया। शिक्षा नीति कब आई नई वाली, तो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो सार्थक इसका कार्य क्या है, तो विशेष छात्रों एवं शिक्षकों की गुणवत्ता में सार्थक के माध्यम से और सुधार किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है केरल में एक योजना चलाई गई थी वन स्कूल वन आईएएस। तो वहाँ पर क्या था कि एक स्कूल से एक छात्र को और निखारा जाता था आईएएस बनाने के लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी एक योजना चालू की गई है कि जितने भी छात्र और जितने भी विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी उनकी मतलब गुणवत्ता अच्छी है, यानी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सारे एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, तो उनकी गुणवत्ता में और निखार लाने के लिए सार्थक योजना का यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन के माध्यम से कुछ ऐसे शिक्षकों को और कुछ ऐसे जो है युवाओं को चुना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, तो भारतीय किस एक्टर को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी है रणबीर सिंह, ऑप्शन सी अक्षय कुमार या फिर ऑप्शन नंबर डी है जॉन अब्राहम। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अक्षय कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं। तो अक्षय कुमार को लियोनार्डो डिकेप्रियो को उनके काम के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो भारत की तरफ से अक्षय कुमार को और एक विदेशी एक्टर है यहाँ पर लियोनार्डो डिकेप्रियो को उनके काम के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पता है अक्षय कुमार हमेशा जो भी फिल्में बनाते हैं तो देश के ऊपर, राष्ट्रीयता के ऊपर या फिर कोई अच्छे विषय को लेकर के फिल्में बनाते हैं, तो उनके इसी कार्य के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक एक्टर विदेश में है लियोनार्डो डिकेप्रियो, वे भी ऐसा ही कार्य करते हैं और तो उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक और दिवस वाला प्रश्न आ गया और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न है सेव द एलिफेंट दिवस कब मनाया गया, यानी हाथियों की सुरक्षा करने के लिए जो दिवस समर्पित है वो कब मनाया गया है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही
ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल, ऑप्शन डी है 24 मार्च। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया गया है। इस दिवस का आयोजन हाथियों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों एवं उनसे निपटने के लिए लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इसका जो है आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, एक बार केरल में अभी हाल ही की घटना है, आपको पता होगा कि एक भूखी हथनी आई थी, तो वहाँ पर केरल के कुछ युवकों ने उसको पटाखे खिला दिए थे, फिर उसके पेट में जाकर के पटाखे वगैरह फूट गए थे। तो इस मतलब बात की बहुत चर्चा हुई थी, बहुत लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जो है जागरूक करने के लिए यहाँ पर 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी वगैरह में जो है हाथी जो है वो ट्रेन के सामने आ जाते हैं, तो फिर चोट वगैरह लग जाती है। तो ऐसे में लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक सड़क निर्माण किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो आज इसका पूरा इतिहास हम आपको बता देंगे, कब प्रारंभ हुई, कितने चरण में ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं 2020-21 में सबसे ज़्यादा सड़क किसने बनाई है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए, यानी कि छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक सड़क बनाई है। आइए देखते हैं। तो देखिए, 25 दिसंबर सन 2000 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 चरणों में पूरी होती है। कब? तो पहला चरण सन 2000 में ही चालू किया गया, जब प्रारंभ की गई थी। दूसरा चरण 2013 में आया और तीसरा चरण 2019 से 2024 तक के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये चालू की गई थी। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020-21 वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। तो तीनों स्थान आपको याद करके चलने हैं, ठीक है। वहीं जिलों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो सड़क किस जिले में बनाई गई है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक सड़क जो है वो ऊधमपुर जिले में बनाई गई है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर का एक जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे फैक्ट आपको याद करते हुए चलने हैं। ये प्रश्न अच्छा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी एलिस्टा ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी दृष्टि से ये जो प्लेयर है वो यहाँ पर न्यूज़ में है, इस वजह से जो है ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो एलिस्टा ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही ऑप्शन ए है शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी है सुरेश रैना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रॉबिन उथप्पा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सुरेश रैना को अभी हाल ही में एलिस्टा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए देखते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, बाकी ऑप्शंस के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनी एलिस्टा ने अभी हाल ही में सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं तो शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरभ गांगुली को बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और रॉबिन उथप्पा को केरल के एक स्टार्टअप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो तीनों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ में बता दें कि सुरेश रैना अभी हाल ही में न्यूज़ में है। क्यों? पहली बात तो इनको यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। दूसरी बात, ये संन्यास ले चुके हैं धोनी के साथ में ही। और तीसरी बात, इनकी अभी एक बुक रिलीज हुई है, इस वजह से यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और सुरेश रैना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आज का आपका प्रश्न भी यही बन रहा है कि सुरेश रैना आईपीएल में किस टीम की ओर से खेलते हैं। देखिए, रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है, और कमेंट बॉक्स में देने वाले लोगों के नाम जो है अगली वीडियो में लिए जाते हैं, ठीक है। तो सुरेश रैना किस टीम के प्लेयर हैं जो आईपीएल से खेलते हैं, मतलब आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं, यही आपको आंसर में लिखना है। बाकी हम बता दें, सुरेश रैना की किताब रिलीज हुई है। जैसा भी कुछ दिन पहले सोनू सूद की किताब रिलीज हुई थी, तो जो एनटीपीसी का एग्जाम रेलवे का हुआ है, तो सोनू सूद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ गए थे, इसीलिए रैना से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किताब के नाम की बात कर लेते हैं। देखिए, किताब वाले प्रश्न आ गया है। तो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा का नाम है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। आंसर है बी, यानी कि सुरेश रैना की पुस्तक का नाम है। अभी हाल ही में इसका कवर पृष्ठ जारी किया गया है, तो कब ये पूरी पुस्तक जारी की जाएगी वो भी हम आपको बताएंगे, और कब सुरेश रैना ने यहाँ पर संन्यास लिया है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है, जो मई 2021 में प्रकाशित होने वाली है। तो कब प्रकाशित होगी? मई 2021 में। अभी हाल ही में इसका कवर पेज जारी किया गया है, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपने ऊपर विश्वास करने के लिए उत्साहित किया था। एक समय ऐसा था कि जब रैना का फॉर्म बहुत खराब चल रहा था, तब सचिन तेंदुलकर ने उनको उत्साहित किया था। उसके बारे में उन्होंने बताया है
अब बात कर लेते हैं संन्यास की। तो सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। तो दोनों लोगों ने 15 अगस्त 2020 को ही संन्यास लिया था। तो दोनों लोगों के संन्यास की डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, अभी हाल ही में गूगल ने निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में लगभग कितने लोगों को कोविड-19 टीकाकरण योजना बनाई है। देखिए, अब गूगल भी कोविड-19 टीकाकरण कराएगा अपने पैसों से, ठीक है। और किस देशों में, तो विकसित देशों में नहीं, जो निम्न आय वर्ग वाले देश हैं, जैसे कि अफ्रीका वाले, जो नीचे वाले जो अफ्रीका के देश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अफ्रीका के किसी भी देश को, ब्राज़ील वगैरह को मान लीजिए, वहाँ पर कराएगा। और वहीं पर जो मध्यम आय वर्ग वाले हैं, जैसे कि भारत वगैरह है, तो इन लोगों को जो है गूगल अपनी तरफ से जो है टीकाकरण करवाएगा कुछ लोगों का। तो कितने लोगों को टीकाकरण कराने की योजना बनाई है, वही आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 लाख, ऑप्शन बी है 2,50,000, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 3,50,000। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि 2,50,000 लोगों को गूगल जो है वो अपनी तरफ से जो है टीकाकरण कराएगा कोविड का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हाल ही में दुनिया की बड़ी कंपनी गूगल ने मध्यम आय वर्ग वाले देशों में 2,50,000 लोगों को कोविड-19 टीकाकरण कराने की योजना जारी की है, ठीक है। साथ ही साथ 15 अप्रैल 2021 को इस बात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निधि देने की भी घोषणा की है कि आप जो है टीकाकरण को और बढ़ावा दीजिए, ठीक है। इसके लिए 15 अप्रैल 2021 को अतिरिक्त निधि जो है वो सौंप दी है, ठीक है। बाकी बात करते हैं गूगल की पेरेंट कंपनी वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। सुंदर पिचाई इस वक्त सीईओ है गूगल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, हर कोई अपना योगदान दे रहा है यहाँ पर कोविड-19 को दूर करने के लिए। तो आप भी अपना योगदान दीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, ठीक है। क्योंकि घरों से अगर आप बाहर निकलेंगे तो कोविड-19 फैलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, अभी हाल ही में संपन्न हुए टीका उत्सव में मध्य प्रदेश में कुल कितने कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी की दृष्टि से। ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 14 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख, ऑप्शन डी है 24 लाख। आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 14 लाख टीके लगाए गए हैं। चलिए आपको जानकारी देते हैं टीकों के बारे में और कोरोना के बारे में क्या योजना चालू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी हाल ही में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीका उत्सव मनाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि टीका उत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है, ठीक है। ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिवस 11 अप्रैल है और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस 14 अप्रैल है। इस वजह से इन डेट के बीच में जो है टीका उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। इस दौरान अधिक से अधिक व्यक्ति को ये लक्ष्य रखा गया था कि कोविड-19 के टीके लगाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 14,79,947 वैक्सीनेशन किए गए हैं। तो एक रिकॉर्ड रखा गया कि 3 दिनों में जो है इतने टीकाकरण किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। कितने, 14,79,947, लगभग 15 लाख के समथिंग यहाँ पर किए गए हैं टीकाकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब कुछ अभियान देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए हैं कोरोना को रोकने के लिए। तो रोको टोको अभियान, कोविड कल्याण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना, एफआईआर आपके द्वार, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को आप याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से एक ना एक परियोजना एमपीपीएससी के आने वाले एग्जाम 2020 और 2021 में पूछी जा सकती है और एमपी में जितने भी एग्जाम हो सकते हैं उनमें भी पूछी जा सकती है। एनटीपीसी रेलवे में इनमें से बहुत सारी योजनाएं आई हैं, तो अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुदुचेरी। तो किसे टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है, आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि लक्षद्वीप को अभी हाल ही में टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब टीबी को ही क्षय रोग भी कहते हैं, तो आप परेशान मत हो जाइएगा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षय रोग से किसे मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो क्षय रोग और टीबी रोग एक ही बात है, तो लक्षद्वीप को यहाँ पर क्षय रोग या टीबी रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और भारत को टीबी मुक्त कब घोषित किया जाएगा, तो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित करवाना है। एक भी केस भारत में टीबी के या फिर ट्यूबरकुलोसिस के या फिर क्षय रोग के नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए कल के प्रश्न की बात करते हैं। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और किसने सही आंसर दिया उनकी बात कर लेते हैं। संध्या पाटिल ने बिल्कुल बहुत डिटेल में जानकारी दी है, श्वेता तिवारी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, श्वेता गौतम है, माफ कीजिए, श्वेता गौतम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, लवली तिवारी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और यूवी सिंह ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। तो आप भी आज के प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। सुरेश रैना आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेलते हैं, आपको आंसर देना
देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि अभी एनटीपीसी में सोनू सूद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बने थे, तो सुरेश रैना के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनकी किताब लॉन्च होने वाली। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। बाकी आपको बता दें 12:30 बजे हम आपके लिए एमपीपीएससी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं बराबर। तो आज आपका हो सकता है साइंस का या फिर इतिहास का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद शाम को हम आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण लेकर के आते हैं, सार संग्रह, तो वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि ऐसे ये वीडियो डेली आपको देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।